हेलो बच्चों, ये नेक्स्ट वीडियो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाले चैप्टर का। उम्मीद कर रहा हूँ आप बच्चे वीडियोस को देख रहे होंगे। हालांकि इंग्लिश मीडियम के जो वीडियोस हैं वो थोड़ा सा कम अभी तक व्यूज़ में आ रहे हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मैंने बीच में बनाना छोड़ दिया था वीडियोस। दूसरा ये भी संभव है कि आप लोग देख तो रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे, या फिर शायद वीडियोस को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, जो कंटेंट आप इस पर्टिकुलर चैनल पे पढ़ेंगे या मेरे साथ में पढ़ेंगे, इसकी गारंटी ले सकता हूँ बच्चों कि अगर पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर मेरे साथ में पढ़ोगे बच्चों, एक एक पॉइंट आपको दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे साथ में पढ़ते रहें, चैनल को शेयर करते चलें। ये सिर्फ रिक्वेस्ट है आपके लिए कि कम से कम आप अपने दोस्तों से इसे शेयर करेंगे तो चैनल भी ग्रोथ करेगा, और कुछ चीज़ें क्वेश्चन अगर पुटअप होंगी तो आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि फिज़िक्स एक ऐसी चीज़ है जितने क्वेश्चन पुटअप होंगे उतना ही समझ में आती है। ठीक है, चलिए, तो फिर वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप मेरे को फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं बताने की कोशिश करूँगा। नहीं तो आपको वो वीडियो लेक्चर बता दूँगा जहाँ पर आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही देख पाएंगे जो मैंने सॉल्व कर रखा होगा। ठीक है, ओके। तो आज जो पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ चुके थे, और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड कंडक्टर या स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, वापस से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged solid spherical कंडक्टर। ठीक है, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर कौन सा था बच्चों? सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हम बोलते हैं कि अगर उसका रेडियस r है, ठीक है, सॉलिड इसका मतलब अंदर से भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जैसे लोहे की बॉल जो है, आयरन की जो बॉल होती है वो अंदर से भरी हुई होती है, रबर की बॉल भी अंदर से भरी होती है, लेकिन रबर की बॉल क्या नहीं होती? कंडक्टर नहीं होती, वो नॉन कंडक्टर है। ठीक है, तो ये स्पेयर है और सॉलिड है, अंदर से भरा हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे। अब अगर किसी सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर को हम देते हैं चार्ज, तो वो चार्ज कहाँ होता है? इसके सरफेस पर जाता है। कहाँ पर जाता है? सरफेस पर ही जाता है। अगर वापस से सरफेस पे ही चार्ज आ रहा है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप सभी को पता है। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सरफेस पर कितना था? KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। और इनसाइड कितना था? 0। ये वैसा का वैसा ही है जैसा कि एक स्फेरिकल शेल के लिए था या हॉलो स्फेयर के लिए था। ठीक, अब जब सारी चीज़ें ही वैसी हैं तो पोटेंशियल भी तो वैसा ही होगा। ये ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब जो आपने हॉलो स्फेयर के लिए या फिर स्फेरिकल शेल के लिए जो डेरिवेशन किया था, वो का सेम डेरिवेशन आप किसके लिए यूज कर सकते हैं? सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेम डेरिवेशन कर दीजिएगा, कहीं कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है टिल ग्राफ। ठीक है, तो पूरा वैसा का वैसा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास में वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फेरिकल नॉन कंडक्टर या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वो होना चाहिए नॉन कंडक्टर, या फिर नॉन कंडक्टर में भी मैं स्पेसिफाई करूंगा इंसुलेटर, सॉलिड इंसुलेटिंग कंडक्टर या इंसुलेटिंग स्पेयर। सॉलिड इंसुलेटिंग स्पेयर लिख देते हैं। ठीक, इंसुलेटिंग स्पेयर होगा तो क्या होगा? इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर होगा तो चार्ज दोगे तो वो कहाँ जाएगा? इसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पता है ये आपको, है ना? ठीक, तो अब ये बात ध्यान में रखिएगा। ये आपको वैसे ही पूरा का पूरा हेडिंग ऊपर दिखाई दे रहा होगा बच्चों। तो किसी भी नॉन कंडक्टर स्पेयर को
या फिर इंसुलेटर को जब हम चार्ज देते हैं तो वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाने के कारण उसके वेरियस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो हमने बोला लेट देयर इज ए स्पेयर, नॉन कंडक्टिंग स्पेयर ऑफ रेडियस r, कैपिटल R, है ना, एंड q चार्ज इज गिवन टू इट विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वॉल्यूम, ऑल ओवर द वॉल्यूम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स विल बी। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, जैसे लास्ट पॉइंट में पता थे, ठीक, क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स, ई आउटसाइड कितना था बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, वेयर स्मॉल आर शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल आर, यही था। फिर एट सरफेस कितना बच्चों, के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, ये तो चेंज होता ही नहीं है, लेकिन इनसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज था। इनसाइड कितना था बच्चों, के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब, यही था। ठीक, तो ये कब, स्मॉल आर शुड बी लेसर देन कैपिटल आर, इनसाइड के अंदर हम काम कर रहे थे। और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, 0 था, व्हेन स्मॉल आर इज 0। पता चल रहा है ये कब, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था, है ना, नॉन कंडक्टर के लिए। अब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इन्हीं पॉइंट्स पे, आउटसाइड, सरफेस, इनसाइड और सेंटर पर। ठीक है, तो देखिए काम किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, व्हेन A, when point P is outside the sphere, ठीक, अगर आउटसाइड है तो इसका मतलब स्मॉल आर शुड बी ग्रेटर देन कैपिटल आर, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक, इसका मतलब ये है, समझना इस चीज को, आप स्क्वायर बनाओगे एक, और उस स्क्वायर को आपको क्या देना है, चार्ज देना है। उस स्क्वायर का खुद का पर्टिकुलर क्या है, एक रेडियस है, और आपको उस स्क्वायर को चार्ज देना है। चार्ज कहाँ है, आंसर है वॉल्यूम में है। ठीक है, और पॉइंट कहाँ पर है, आउटसाइड है, यहाँ पर मान लो। तो आपको क्या करना है, वहाँ तक, ये पॉइंट मान लिया, पी पॉइंट इसको मान लिया, तो ये इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कैसे काम करते हैं, तो हम बोलते हैं कि इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आओ, कहाँ तक, पी पॉइंट तक लेकर के आओ। ठीक है, अगर पी पॉइंट तक लेकर के आएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई, ये तो डेरिवेशन कर चुके हैं, मैं अब थोड़ा सा अगर जल्दी भी करूँ तो भी समझ में आ जाना चाहिए। वी आउटसाइड का अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, फिर ई और डी आर, और ई कौन सा यूज़ करेंगे, आउटसाइड वाला, क्यों, क्योंकि चार्ज कहाँ ट्रैवल कर रहा है, आउटसाइड ट्रैवल कर रहा है। फिर इसको सॉल्व करते हैं, क्या भाई, माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, ई आउटसाइड की वैल्यू कितनी, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और डी आर, के क्यू को बाहर निकालो इंटीग्रेशन से, तो ये माइनस का के क्यू बाहर, 1/r स्क्वायर डी आर, इनफाइनाइट से लेकर कहाँ तक, स्मॉल आर तक, फिर माइनस का क्या बच्चों, के क्यू, इस आर स्क्वायर को कहाँ लेकर के जाएंगे, ऊपर, तो माइनस का 2 पावर हो जाएगी एंड डी आर, फिर इनफाइनाइट टू स्मॉल आर। फिर इसके बाद में क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का के एंड क्यू। फिर इसको सॉल्व करो, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर की पावर -2 एंड +1, ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पर वापस से -2 एंड +1, इनफाइनाइट, और यहाँ पर आर। चलिए, फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये होगा माइनस का के एंड क्यू, ये हो जाएगी आर की पावर -1, और यहाँ पर भी -1, इनफाइनाइट से कहाँ तक, स्मॉल आर तक। फिर इस -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है बच्चों, आंसर है प्लस का हो जाता है।
तो फिर V आउटसाइड क्या हो जाएगा, आंसर है प्लस का KQ हो जाएगा। फिर ये R की पावर -1 थी ना, इसको नीचे क्यों ले जाओ, देखो ये माइनस और ये माइनस तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया था, और इसको नीचे क्यों लेकर के जाओगे तो ये पावर +1 हो जाएगी। +1 को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो ये 1/R ही लिखा जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, इनफाइनाइट टू स्मॉल r। डन हो गया। चलो अब इसके बाद में क्या करना है बच्चों, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, KQ अपर लिमिट 1/R माइनस लोअर लिमिट 1/इनफाइनाइट। ठीक है, V आउटसाइड मेरे हिसाब से पता चल गया आपको, उतना ही आना था। ये तो अपन तीसरी चौथी बार डेरिवेशन कर रहे हैं, 1/इनफाइनाइट तो 0 होता है, पता चला। ये कहां पर था, आउटसाइड था। ठीक, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या होना चाहिए, B व्हेन पॉइंट P इज एट सरफेस पर होगा, तो फिर क्या होगा भाई, बनाओ भाई, डायग्राम बनाएंगे अपन। ऐसा डायग्राम बनाया और इस पे बोला कि चार्ज जो है वो तो वॉल्यूम पे था, ये कैपिटल R, इसका रेडियस, चार्ज वॉल्यूम में शो किया है ना, और फिर वो पॉइंट P भी यही होना चाहिए, ये स्मॉल r है। अगर ये स्मॉल r है तो इस केस में स्मॉल r और कैपिटल R क्या है, इक्वल है। ठीक, तो अब आप डायरेक्ट लिखोगे, ये कर चुके हैं ना, अब यहाँ पे इस वाले डेरिवेशन के अंदर क्योंकि बहुत बड़ा जाने वाला है ये पॉइंट, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या भाई, V एट सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू कहाँ पर आना है, कैपिटल R पर आना है, फिर माइनस साइन चलना ही चाहिए, और ये E आउटसाइड ही आता है ना बच्चों, ये बताया था मैंने लास्ट टाइम आपको, और dr। ठीक है, ये ऐसा ही आएगा, और इसको सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए, स्मॉल r की जगह आप क्या लिख दोगे, कैपिटल R, और तो सब कुछ वैसा का वैसा था, तो ये ध्यान में रखेंगे हम। ठीक है, ये कहां पर था, सरफेस पर था। अब जो डेरिवेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है या जिसे आपको अच्छे से समझना पड़ेगा वो है इनसाइड वाला। यहाँ पे इनसाइड चार्ज 0 नहीं है, जो अपन ने लास्ट में डेरिवेशन किया था वहाँ इनसाइड चार्ज 0 था, इसलिए वो बहुत जल्दी हो गया था इनसाइड वाला पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे इनसाइड चार्ज 0 नहीं है, इनसाइड चार्ज 0 नहीं है तो फिर थोड़ा बहुत चेंज आएगा, है ना, डेरिवेशन में थोड़ा बहुत क्या आएगा, चेंज आएगा। वो कैसे देखना है वो भी समझ लेते हैं। तो ये समझ लिया, KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r और KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R लास्ट टाइम वाला ही आ रहा है ना। अब इसके बाद में थर्ड पॉइंट, व्हेन पॉइंट P इज इनसाइड द स्फीयर, see when point P is inside the स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर है, इसका मतलब क्या होगा, तो डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लो इनसाइड वाले को। ठीक, फिर यहां पर सेंटर को शो करो और ये कैपिटल R शो कर दीजिए। फिर इनसाइड यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए P और ये स्मॉल r शो कर दीजिए। ठीक, अब आप यहाँ पे चार्ज इंडिकेट कर दीजिए। इसके बाद में चार्ज इंडिकेट करो तो डायग्राम खराब भी नहीं दिखेगा, बची हुई जगह पे चार्ज इंडिकेट कर दो। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है अपन बोल रहे हैं कि इनफाइनाइट से चार्ज कहाँ पर, P पॉइंट पे लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस चार्ज को लाना पड़ेगा सरफेस पर, और सरफेस से कहाँ पर लाना पड़ेगा, इनसाइड पर लाना पड़ेगा। यही तो काम किया था, लिमिट को हमने डिवाइड किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं वही काम कर रहा हूँ बच्चों। इनसाइड वाले केस में स्मॉल r शुड बी लेसर देन क्या होना चाहिए, कैपिटल R होना चाहिए। चलिए डेरिवेशन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे लिए। तो हमने बोला कि V इनसाइड एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्टली ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r ही आना है, और E और यहाँ पर क्या आएगा dr। अब ये टूटेगा,
ई आउटसाइड और इनसाइड कैसे चेंज होगा वो समझिए। ये मैं आपको वैसे पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वापस से समझ लीजिए। माइनस के साइन को माइनस बाहर ही रहने दो और एक ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। अब चार्ज को कहाँ से लेकर आ रहे हो? इनफाइनाइट से पहले लेकर के आ रहे हैं सरफेस पे। सरफेस पे मतलब कैपिटल आर पे, ठीक है। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू कैपिटल आर ई एंड डी आर, ठीक है। कैपिटल आर पे आ गया। अब जब कैपिटल आर पे लेकर के आए थे तो चार्ज कहाँ मूव कर रहा था? आंसर है आउटसाइड मूव कर रहा था। इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा होना चाहिए? आउटसाइड वाला होना चाहिए, ठीक है। प्लस अब आएंगे अपन कहां पर? कैपिटल आर से कहां पर आएंगे? स्मॉल आर पर आएंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? ई डी आर। अब यहां पर चार्ज कहां मूव कर रहा है? अंदर मूव कर रहा है, इनसाइड, ठीक। तो फिर यहां पर ये आएगा ई इनसाइड, ठीक है। इस तरीके से ये काम होगा। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करो हर जगह, तो ये हो जाएगा V इनसाइड इज इक्वल्स टू, समझिएगा। अब यहाँ पर ब्रैकेट हट जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ इनफाइनाइट टू कैपिटल आर और ई नॉट डी आर, और माइनस को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस यहाँ पर आएगा। फिर कैपिटल आर टू स्मॉल आर और ई इनसाइड और डी आर, ठीक। अब ये वाली चीज़ तो आपको पता है, माइनस के साथ में अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये सरफेस वाला ही है। सेकंड नंबर वाला जो अपन ने डेरिवेशन किया था, इस बार तो नहीं किया लेकिन लास्ट टाइम तो किया ही था, ठीक। कितना आ रहा था सरफेस का पोटेंशियल बच्चों? के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। ये डायरेक्ट लिखोगे, पता चलेगा यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। नहीं बच्चों, माइनस है तभी जाके ये पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, माइनस। अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर आएगा ही आएगा। ई इनसाइड की वैल्यू देखो कितनी है? के क्यू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? आर क्यूब। फिर यहाँ पर आएगा डी आर। क्या करोगे? ये तो सॉल्व हो चुका है। अब जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकालो, इंटीग्रेशन वाले टर्म से बाहर निकालें। सॉल्व करना है ना हमें, तो ये हो जाएगा के क्यू कैपिटल आर, ठीक है, माइनस के क्यू कैपिटल आर क्यूब, इंटीग्रेशन से बाहर निकला। फिर इंटीग्रेशन कैपिटल आर टू स्मॉल आर। अब यहाँ पर रिमेनिंग क्या है? आर डी आर। चलो आर डी आर को कैसे सॉल्व करेंगे? ये एक्स टू द पावर एन वाला कॉन्सेप्ट है, एक्स टू द पावर एन डी एक्स। यही होता है ना, क्या होता है? एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, है ना। यहाँ पर पावर कितनी है? वन है, वन, ठीक। तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन को सॉल्व करना आना चाहिए ना आपको। चलिए, तो V इनसाइड हमें मिलेगा बच्चों के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यूब। अब ब्रैकेट बना लेते हैं, सॉल्व किया तो यहाँ पे r की पावर 1 थी और प्लस 1 और कर दिया, डिवाइडेड बाय उतनी ही पावर का डिवाइड, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। 1 + 1 2 होता है और वो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पावर 2 दिखेगी हमें, तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय, ये जो 2 को बाहर ले लो तो 2 और आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच रहा है बच्चों? आर की पावर 2, स्मॉल आर की पावर, और कैपिटल आर से कहाँ तक? स्मॉल आर तक। अब क्या करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब एक बार आर की पावर, मतलब आर को आर ही रखना है, स्मॉल आर, और एक बार आर को क्या रखना है? कैपिटल आर लिखना है, ठीक। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो हमने क्या लिख लेना है? इसे लिखा के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। देखो मैं इसको कॉमन ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर कॉमन लूँ तो क्या होगा? इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, ठीक है। मैं शायद ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दूंगा आप लोगों के लिए, पहले उसी को ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ये तो ऐसा का ऐसा, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, ठीक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, मतलब आर स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए, अब इजी पड़ेगा आप, लेकिन तो कॉमन लिया अपन ने, कॉमन लिया तो क्या होगा? के क्यू डिवाइडेड बाय आर को हम कॉमन ले रहे हैं,
कॉमन ले रहे हैं तो समझिए यहाँ पर तो रिमेनिंग 1 है, यहाँ पे के क्यू की जगह तो पहले ही बाहर निकल गया, ऊपर जो रिमेनिंग है दैट इज आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये आया। नीचे क्या बच रहा है, तो आर कॉमन आ चुका है तो एक आर हटा दो यहाँ से, तो 2 और आर स्क्वायर ये रिमेनिंग है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 2r क्यूब, अरे यही आएगा, सॉरी क्यूब कहाँ से आएगा, स्क्वायर आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये स्मॉल r स्क्वायर, और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर। 2r स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3r स्क्वायर हो जाएगा, और ये साइड में रह जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा के क्यू, और इसको मल्टीप्लाई करो आर स्क्वायर और आर को, तो आर क्यूब हो जाएगा क्या, डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, ऐसा का ऐसा ब्रैकेट 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये पोटेंशियल है कहाँ पर, इनसाइड। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। क्या है, पोटेंशियल इनसाइड कितना होता है, इतना होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब, आर क्यूब है ये, क्यूब है भाई, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 है। ठीक है, फिर ब्रैकेट 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब अगर आपको कोई पूछे कि इनसाइड अगर स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, समझ रहे हैं इस चीज को, इनसाइड अगर स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फिर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऊपर मल्टीप्लाई में दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं इंक्रीज होगा, थोड़ा समझिए बच्चों। ये टर्म कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट टर्म में जैसे जैसे ये डिक्रीज होता जाएगा, आर स्क्वायर कम ही तो होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना यहाँ से। ठीक, तो लेट सपोज करो ये वाली वैल्यू क्या है, 100 है, 3r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 100 है। अब मैंने पहली बार r की वैल्यू 1 रखा तो इतना 99 रिमेनिंग हुआ। जब r की वैल्यू 2 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कितना रिमेनिंग रहेगा ऊपर, 96 रिमेनिंग रहेगा, कम हो रहा है ना। फिर मैं यहाँ पे r की वैल्यू को 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 100 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 91। तो पहले था 99, फिर 96, फिर 91। बताओ भाई ऊपर वाली वैल्यू ये डिक्रीज होती जा रही है ना, कब डिक्रीज हो रही है, जब r को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे जैसे r को इंक्रीज करते जाते हैं पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है, कहाँ पर, इनसाइड, ध्यान में रखें। ठीक है, लीनियरली डिक्रीज नहीं होता लेकिन डिक्रीज होता है। ठीक है, ये पता चला। ये कहाँ कैलकुलेट किया है बच्चों अपन ने, इनसाइड। अब फाइनल है सेंटर पर। ठीक है, सेंटर के लिए आपको स्मॉल आर की वैल्यू क्या रखनी है, इसमें 0 रखनी है, सॉल्यूशन। ठीक है, एंड सेंटर पे ये बात ध्यान में रखिएगा, पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। अगर पूछे कि किसी भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर पर पोटेंशियल मैक्सिमम कहाँ होता है, आंसर है उसके सेंटर पर मैक्सिमम होता है। तो डी पॉइंट मैं लिख रहा हूं, एट सेंटर व्हेन पॉइंट P इज एट सेंटर। अगर सेंटर पर है तो स्मॉल r शुड बी 0। ठीक, तो आप इसको कब लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे V एट सेंटर इज इक्वल्स टू V इनसाइड व्हेन V इनसाइड में स्मॉल r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ऐसा लाइन लगाओ और स्मॉल r इज इक्वल्स टू 0, ये दैट इज परफेक्ट, है ना। ऐसा यूं डिवाइड का निशान नहीं लगाना है, ये कंडीशन लगा दी, या फिर आप इसको ऐसा लगाओ, ये कंडीशन लगाओ, V इनसाइड में स्मॉल r की वैल्यू को 0 कर दो। ठीक है, V इनसाइड कितना, तो हमने V इनसाइड रखा कितना भाई, के क्यू डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R क्यूब, यही तो था। फिर 3r स्क्वायर, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी रखनी है, 0 रखनी है, 0 पुट करी, कितना हो जाएगा, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय 2r क्यूब इंटू रिमेनिंग 3r स्क्वायर। r स्क्वायर से ये हट गया, कितना बचा, 3 को बाहर निकालो, 3 इधर आया, बाई 2, 3/2 के क्यू डिवाइड बाय r। के क्यू डिवाइडेड बाय r कितना होता है, सरफेस का होता है क्या, तो 3/2 ऑफ सरफेस
सेंटर पर पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का कितना होता है, 3/2 टाइम्स होता है। 3/2 मतलब 1.5, अरे यही तो होता है ना 1.5, 1.5 हो गया। तो इसका मतलब सरफेस से भी ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, 1.5 टाइम्स ज़्यादा होता है। कहाँ पर, सेंटर पर। तो सेंटर पे पोटेंशियल मैक्सिमम, फिर पोटेंशियल डिक्रीज होता हुआ कहाँ तक पहुँचता है, सरफेस पर, और फिर सरफेस से तो और भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। कितना होता है, सरफेस का 1.5 टाइम्स होता है। ये पूछता है प्रूव दैट द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इज 1.5 टाइम्स ऑफ सरफेस। ठीक है, ये पूछता है कि प्रूव करो कि Vc की वैल्यू 1.5 टाइम्स ऑफ Vs होती है। तो फिर आपको कहाँ से करना पड़ेगा, आपको डेरिवेशन V इनसाइड से करना पड़ेगा। कहाँ से करना पड़ेगा, V इनसाइड से। या फिर आप क्या करेंगे, वैसे तो 2 मार्क का क्वेश्चन आता है ये जनरली, तो 2 मार्क के क्वेश्चन में आप बोलोगे कि वी नो दैट, समझिए 2 मार्क के क्वेश्चन में आप क्या बोलोगे, वी नो दैट द पोटेंशियल एट सरफेस इज KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है, और उसके बाद में वी इनसाइड वाला पूरा डेरिवेशन करो और फिर यहाँ पर कंप्लीट करो। ठीक है, इतना आएगा, एक पन्ने में हो जाएगा, और 2 मार्क्स के लिए 1 पन्ना। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ कैसा जाएगा। मैं दोनों ग्राफ बना रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप ग्राफ देख रहे हैं तो डेटा पहले से लिखा हुआ था, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें। तो हमारे पास में कुछ ऐसा ग्राफ बनना चाहिए। हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर है, स्मॉल r इधर आएगा, स्मॉल r की वैल्यू ये सेंटर पे, ये सरफेस पर, और ये आउटसाइड हो जाएगा, ये इनसाइड। तो सेंटर पर कितना, आंसर है 0। सेंटर पे कितना है बच्चों, 0 है। ठीक है, फिर कैपिटल R पे कितना, मतलब सरफेस पर कितना, सरफेस पर हम बोल रहे हैं मैक्सिमम होता है। ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होता है, सरफेस पर होता है हमेशा ही। ठीक है, और जैसे जैसे यहाँ पे इनसाइड में देखोगे तो जैसे जैसे स्मॉल r बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक, तो इनसाइड वाला केस इसके बीच में ही होगा, स्मॉल r इंक्रीज होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होता जा रहा है, और कहाँ तक इंक्रीज होगा, सरफेस तक इंक्रीज होगा, और फिर आउटसाइड डिक्रीज होगा। स्मॉल r के लिए रेस्पेक्ट में देखोगे तो डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो हाइपरबॉलिक, ऐसा डिक्रीज। और ये बताओगे कि ये डॉट 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 बना करके कैपिटल R शो करोगे। ठीक है, तो ये किसका था, इलेक्ट्रिक फील्ड का था। अब अगर अपन बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल में आप देखिए, पोटेंशियल एट सेंटर कितना, 1.5 टाइम्स ऑफ सरफेस, इतना ही है। पोटेंशियल इनसाइड, पोटेंशियल इनसाइड में आप कितना याद रखेंगे, KQ, फॉर्मूला लिख लो, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, मेरे को तो खैर याद है, आप ये याद रख लीजिएगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा जैसे जैसे स्मॉल r इंक्रीज होगा पोटेंशियल डिक्रीज होगा अंदर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा था जबकि पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और सरफेस पर कितना, KQ डिवाइडेड बाय कैपिटल R, और इनसाइड हो गया, आउटसाइड कितना, KQ डिवाइडेड बाय स्मॉल r, यही तो है। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो V, समझिए, ये इस तरफ स्मॉल r, ये 0 सेंटर वाला, और ये कैपिटल R वाला। अब अगर अपन बोलते हैं कैपिटल R मतलब सरफेस पर पोटेंशियल Vs है, सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, Vs है, तो सेंटर पे क्या होगा, Vs से ज़्यादा होना चाहिए, 1.5 टाइम्स। तो अगर आपने ये 4 लाइन ली है तो 6 लाइन के ऊपर एक पॉइंट बनाओ, ये पोटेंशियल है कहाँ, सेंटर पर, और कितना है, इंडिकेट करके आओगे 1.5 Vs, इंडिकेट करके आओगे इक्वल्स टू। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक, सेंटर से कहाँ की ओर आएंगे, सरफेस की ओर, सेंटर से सरफेस की ओर आएंगे, मतलब इनसाइड चल रहे हैं। इनसाइड में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे जैसे R इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, R इंक्रीज पोटेंशियल डिक्रीज, लेकिन लीनियर नहीं होना चाहिए ऐसा, ये सीधा नहीं बना है, ये लीनियर नहीं, ये कर्व्ड है। ठीक है, फिर इसके बाद में
आउटसाइड वाले केस के अंदर तो वैसे भी क्या है बच्चों, आपको सभी को पता है, स्मॉल आर इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा ऐसा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आप देखेंगे। डन। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। ये ग्राफ ध्यान में रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये किसका है, पोटेंशियल का है। और यहाँ पर आप लिख कर क्या है, मैं तो बोलूँगा ये लिख कर के आओ, इससे बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है। आउटसाइड और इनसाइड को लिखने का तरीका आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। नहीं तो फिर इनसाइड और आउटसाइड लिख दो, वो भी करेक्ट है, चीज़ सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर गलत होगी तो ही तो नंबर काटेगा, गलत ही नहीं लिखा तो नंबर किस बात का काटेगा भाई। इस चक्कर में कॉपी को खाली मत छोड़ करके आ जाना। ओके, ऑलराइट। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। नेक्स्ट वाले वीडियोस में अपन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही है, आगे वाले वीडियो का इंतज़ार करें। हैव अ गुड डे बच्चों, टेक केयर।